हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। ठीक है, H2O2 के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि H2O2 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इन चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो किस पर होगा बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O2। ठीक है, H2O2 इसका फॉर्मूला होता है। अगर बात करें यहाँ पे H2O2 पेरोक्साइड का लिंकेज क्या होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पेरोक्साइड लिंकेज होगा, यानी पेरोक्साइड लिंकेज की बात करोगे तो पेरोक्साइड लिंकेज यानी क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा इस तरह से। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल कंटेन किया जाता है इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। यानी कि H2O2 की बात करोगे तो H2O2 में भी क्या है? H2O2 के अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ये होता है। स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ये है क्या? स्ट्रक्चर। ठीक है, ये H2O2 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है। तो इस बॉन्डिंग को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा? पेरोक्साइड लिंकेज, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये तो H2O2 पेरोक्साइड है। उसी तरह ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की बात करोगे तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जहां भी लिंकेज होगा, यानी इस तरह का अगर लिंकेज होगा तो ये क्या है बेटा? पेरोक्साइड लिंकेज। दिस इज द पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें भी ये लिंकेज होंगे पेरोक्साइड लिंकेज, उस तरफ के मॉलिक्यूल क्या होंगे? पेरोक्साइड के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, इसलिए लोग बोलते हैं इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसी के बारे में हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो यदि हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में, तो प्रिपरेशन की अगर बात करें इसका, ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें, यानी अगर बात करोगे H2O2 का, तो H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स है। वो इंडस्ट्री के लिए भी है, हमारे लिए भी है, बहुत ही इसका एप्लीकेशन है। तो H2O2 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है फॉर द कमर्शियल यूज। ठीक है, और लार्ज स्केल यूज पे भी इसका यूज किया जाता है, बिकॉज इसका जो नेचर है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का भी होता है और रिड्यूसिंग नेचर का भी होता है। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर यानी खुद रिड्यूस होगा और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। दैट इज वाई H2O2 हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि इसका क्या है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड में है, जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि H2O2 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, प्रिपरेशन की अगर बात करोगे तो लिखोगे क्या? प्रिपरेशन ऑफ H2O2। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ H2O2 की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो बेरियम पेरोक्साइड से हम H2O2 का प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर हम बात करें यहाँ पे बेरियम पेरोक्साइड लोगे, बेरियम पेरोक्साइड क्या होता है? उसमें वाटर का कंटेंट होता है। ठीक है, बेरियम पेरोक्साइड और प्लस 8H2O होता है, उसको हम एसिडिफाइड करते हैं। और एसिडिफाइड करने से क्या होता है कि एसिडिफाइड करेंगे तो बेरियम का सल्फेट बन जाएगा और एक्सेस ऑफ वाटर निकलेगा। और यही एक्सेस ऑफ वाटर को क्या करेंगे? इस एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर पे, तो क्या बन जाएगा? H2O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिख सकते हो एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड
एसिडिफाइंग बेरियम peroxide, acidified barium peroxide and remaining excess water, barium peroxide and remaining excess water, ठीक है, acidified barium peroxide and remaining excess water under reduced pressure, under reduced pressure gives hydrogen peroxide, gives hydrogen peroxide, ठीक है, एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमेनिंग एक्सेस वाटर अंडर रिड्यूस प्रेशर गिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यदि हम बात करें यहाँ पे बेरियम पेरोक्साइड की BaO2 8H2O, एक्सेस ऑफ वाटर है इसमें, इसको हम H2SO4 से एसिडिफाइड करेंगे, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, H2SO4 एक्वस से करोगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस H2O2 बनेगा प्लस वाटर निकलेगा, यानी जो एक्सेस ऑफ वाटर है 8H2O, ठीक है, बेरियम पेरोक्साइड है तो बेरियम का सल्फेट बना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पे अगर बात करोगे तो 8H2 16, यहाँ पे 16 2 18, ठीक है, ये हुआ तो ये बन गया हमको क्या H2O2 यानी कि पेरोक्साइड, दिस इज द पेरोक्साइड, और ये वाटर क्या है लिक्विड के फॉर्म में है, यानी कि बेरियम पेरोक्साइड में वाटर एक्सेस अमाउंट में है, 8H2O है, H2SO4 से इसको एसिडिफाइड करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनेगा, पेरोक्साइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो जो एक्सेस वाटर था यही वाला, इसको क्या किए अंडर रिड्यूस प्रेशर पे पास करा है तो ये H2O2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है मेथड, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करोगे यहां पे तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ acidified sulfate solution, acidified sulfate solution, acidified sulfate solution gives peroxo disulfate, gives peroxo सल्फेट, ठीक है बेटा, गिव्स पेरोक्सो डाइसल्फेट। अगर तुम बात करोगे 2HSO4 माइनस, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं ये एक्वस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा SO3H, SO3H, OOSO3H। अब यहां पर भी देखो पेरोक्साइड लिंकेज है, ठीक है, ये एक्वस, ये बना बेटा। अब इसको क्या करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ये जो पेरोक्सो डाइसल्फेट बना है इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा H2O2 मिल जाएगा। अब देखो कैसे, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ, ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ पेरोक्सो डाइसल्फेट, पेरोक्सो
डाइसल्फेट on hydrolysis of peroxo disulfate yield hydrogen peroxide, yields hydrogen peroxide। ठीक है, क्या देगा बेटा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा। यानी अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, यानी अगर बात करोगे HO3 SOO SO3H, इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस कर दिए, तो जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, सल्फेट मिलेगा 2HSO4 पे माइनस प्लस H2O2 प्लस ये मिलेगा। यानी कि H2O2 क्या हुआ, लास्ट में हमको H2O2 मिला, ठीक है। तो इस मेथड से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन गिव पेरोक्सो डाइसल्फेट। पेरोक्सो डाइसल्फेट यहां पर भी देख रहे हो, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये हो गया, ये हो गया, ये OH हो गया। उसी तरह यहां पे भी OH हो गया। अब इसमें क्या किए, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो देखो क्या मिला, 2HSO4, यानी कि 2HSO4, यानी ये HSO4, ये HSO4 बाहर निकला, ठीक है, H2O2 मिला, यानी कि यहाँ पे H2O2, ये वाला पेरोक्साइड लिंकेज, ये एक H निकलेगा और ये एक H निकलेगा, H2O2 प्लस 2H आयन, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिला, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है बेटा। ठीक, अब देखो सेकंड मेथड ये था। इसी मेथड का यूज करके हमने क्या किया, इस मेथड का यूज करके लैबोरेटरी में प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, D2O2 का ड्यूटरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। D2O2 की बात करोगे तो ड्यूटेरियम लगा दो वहां पे, तो ड्यूटरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोजन वाला पेरोक्साइड है, अगर H की जगह D लग जाएगा तो ड्यूटरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। यानी दिस मेथड इज यूज फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ, कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस वाला, तो लिख सकते हो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2 ड्यूटरेटेड पेरोक्साइड, ठीक है। यानी कि इसका K2H2OH से K2H2OH से रिएक्शन कराते हैं ड्यूटरेटेड वाटर से, तो क्या बनता है, KdSO4 प्लस D2O2, KdSO4 2KdSO4 यानी KHSO4 मान लो, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये क्या हो जाएगा, D2O2 का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल मेथड में, तो थर्ड जो मेथड होगा, थर्ड जो मेथड है बेटा, अगर इंडस्ट्री की बात करोगे तो H2O2 का प्रिपरेशन किससे करते हैं, तो 2-methyl एंथ्राक्विनोनॉल से। यानी इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंडस्ट्रियली H2O2 is prepared by
सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ टू एल्काइल एंथ्राक्यूनोल, सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं, नहीं जगह है, टू एल्काइल एंथ्राक्यूनोल। ठीक है, अगर हम बात करें तो टू एल्काइल एंथ्राक्यूनोल, तो एंथ्राक्यूनोल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे क्यूनोलोन का, तो ये होता है बेटा, ये एंथ्रासीन है। ठीक है, इसका नंबरिंग में बताया था, नंबरिंग 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10 ऐसे आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप होगा, यहाँ पे तो 2 एल्काइल एंथ्राक्यूनोल में हम लेते हैं C2H5, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल। अब 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल की अगर बात करोगे तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यानी क्या हुआ बेटा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अब इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी ऑटो ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी ऑटो ऑक्सीडेशन किस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में। तो O2 के प्रेजेंस में होगा तो देखो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और ये ऑक्सीजन है, H2O2 बन जाएगा, H2 ये और 2 O2 ये, यानी H2O2 बन जाएगा। और क्या होगा बेटा, ये खुद ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना देगा। यानी यहाँ से ये वाला H देखो और ये वाला H निकाल सकते हो, यानी हमको क्या मिला, H2O2 प्लस इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एंथ्राक्यूनोन बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये ऐसे, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ये एंथ्राक्यूनोल है, ये एंथ्राक्यूनोनॉन हो जाएगा, यानी कि कीटोनिक फॉर्म में चला गया। यानी अल्कोहल क्या होगा, OH ग्रुप किस में चला गया, कीटोन में, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया और हमको जो टारगेट था वो क्या है, H2O2 मिल गया। इससे जो H2O2 ऑब्टेन होता है बहुत ही लेस अमाउंट में, यानी 1% होता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसका हम अंडर रिड्यूस प्रेशर कराते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर। अंडर रिड्यूस प्रेशर 35% होगा, फिर से उसको क्या करें, इवेपोरेट करा देंगे तो 85%, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये जो मिलता है ओनली 1% मिलेगा। फिर उसको अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कराएंगे तो 35% होगा। फिर उसको डिस्टिलेशन कराएंगे, यानी एक्सेस वाटर को जो उसको फ्रीज करा देंगे, ये जो वाटर बच रहा है उसको एक दूसरे से फ्रीज करा देंगे तो हमको H2O2 85% मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री में इस मेथड्स का यूज करते हैं, यानी 2 एल्काइल एंथ्राक्यूनोल का सेल्फ या ऑटो ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको H2O2 मिलता है। जो H2O2 मिलता है इनिशियल स्टेज में वो ओनली 1% होता है, उसको अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं तो वो 35% में कन्वर्ट होता है, या फिर उसको हमको 85% लाने के लिए फ्रीजिंग करते हैं उसको। तो जब फ्रीज करते हैं तो क्या होता है बेटा, 85% में हमको H2O2 मिल जाता है। तो ये कंसेप्ट यूज करते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2O2। ठीक है बेटा, तो ये था क्या, प्रिपरेशन ऑफ H2O2। अब अगर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ये तो था प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा।
फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो इन प्योर स्टेट H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करोगे, इन प्योर स्टेट H2O2 is almost कलरलेस, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, ठीक है, या वेरी पेल, वेरी पेल ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। अगर बात करोगे दूसरा H2O2 is miscible, ठीक है, H2O2 is miscible with water in all proportion। तो क्या बना देता है बेटा, ये H2O2 प्लस H2 इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, H2O2, ठीक है, एंड फॉर्म H2O2 मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल proportion and form hydrate and form a hydrate H2O2 H2O, ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, मेल्टिंग पॉइंट इसका, इस वाटर का, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 2 to 1 केल्विन, 2 to 1 केल्विन, ठीक है। H2O2 वाटर के साथ ऑल प्रोपोर्शन में क्या होता है, मिसिबल होता है, एंड फॉर्म में हाइड्रेट H2O, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2 to 1 केल्विन होता है। अगर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जो अगर हाइड्रेट फॉर्म में नहीं है तो उस केस में ये होता है 272.4 केल्विन, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, फोर्थ बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो ये होता है 423, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बात करो, H2O2 डीप की बात करोगे, in pure form H2O2 is weak diacidic, in pure form H2O2 is pure diacidic, H एंड H को रिलीज करेगा, प्योर फॉर्म में क्या, H2O2 H को रिलीज करेगा तो डाई एसिडिक फॉर्म में होगा, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज, यहाँ पे लिखोगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज न्यूट्रल, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन क्या होगा बेटा, न्यूट्रल होगा, प्योर फॉर्म में ये होगा, अगर वाटर का ऐड करोगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ठीक है। इट इज मोर एसोसिएटेड, इट इज more associated liquid than water due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding, सिक्स पॉइंट हो गया।
7 पॉइंट की अगर बात करोगे, इट डिकम्पोज slowly on exposure to लाइट। यानी ये क्या होता है, डिकम्पोज कर सकता है लाइट के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज होता है और हाईली वीक लिंकेज होता है। अब क्या होगा डिकम्पोजिशन को देखेंगे हम उसके अदर प्रॉपर्टीज के साथ। तो ये है क्या, कुछ मेन फिजिकल प्रॉपर्टी H2O2 का, जो कि आपको ध्यान में रखना है क्या, कि ये वाटर के साथ हाइड्रेट फॉर्म में रहता है। मेल्टिंग पॉइंट ये है, प्योर स्टेट में कलरलेस होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अगर नॉर्मल बात करोगे, अगर वाटर के केस में बात करोगे तो प्योर डाइएसिडिक फॉर्म में होगा। यदि एक्वा सॉल्यूशन अगर H2O2 की बात कर रहा है तो न्यूट्रल होगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको दिमाग में क्या होगा, रखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये है। ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 का है। ओपन बुक लेके स्ट्रक्चर की बात करोगे, यानी सॉलिड गैस फेज में और सॉलिड फेज में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बॉन्ड एंगल का बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल याद नहीं करना है, आपको केवल लेंथ यानी कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। जैसे मान लो ये गैस फेज है और ये सॉलिड फेज है, दोनों ही क्या है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, इस टाइप से देख सकते हो। तो ये डाइहेड्रल जो एंगल होता है, डाइहेड्रल एंगल 115 डिग्री, यानी इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना है 115। कंपैरेटिव स्टडी करोगे यहाँ पे, डाइहेड्रल एंगल गैस फेज में बात करोगे 115 डिग्री और सॉलिड फेज में 90.2 डिग्री। तो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन H2O2 स्ट्रक्चर डाइहेड्रल एंगल इज इन गैस फेज इज ग्रेटर देन डाइहेड्रल एंगल इन सॉलिड फेज, या जस्ट उसका रिवर्स। तो आपको थोड़ा बहुत इस पर फोकस्ड होना है स्ट्रक्चर से, क्योंकि इस पर जब क्वेश्चन बन के आएंगे वो स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इस पर क्वेश्चन नहीं बनने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि अगर बात करोगे तो डाइहेड्रल एंगल इसमें 111.5 डिग्री है, यहाँ पे 19.2 डिग्री है, यानी 90.2 डिग्री है, तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल कम है। अगर बात करोगे HOO बॉन्ड एंगल की, तो यहाँ 94.8 डिग्री है, सॉलिड स्टेट में ये थोड़ा इंक्रीज कर गया है 101.9 डिग्री है, यानी कि डाइहेड्रल एंगल इसमें ज़्यादा और HOOH का एंगल इसमें ज़्यादा। उसी तरह अगर बात करोगे ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, तो गैस फेज में गैस की मॉलिक्यूल ऐसे याद करो 147.5 डिग्री, यहाँ पे 145.8 डिग्री, यानी डिग्री नहीं पिकोमीटर होगा ना बेटा, बॉन्ड लेंथ है PM 145 PM पिकोमीटर, ठीक है। यानी अगर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे ऑक्सीजन बॉन्ड के, तो गैस फेज में ऐसे कर सकते हो कि गैस में फेज में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन बॉन्ड का जो लेंथ होगा इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह अगर OH की बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 98 है। तो एक कंपैरेटिव तुम चार्ट बना सकते हो कि OH का बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा है, ऑक्सीजन डाइहेड्रल एंगल किस में ज़्यादा है। तो एक का अगर तुम याद रखोगे तो दूसरे का तुम आंसर निकाल सकते हो। तो कंपैरेटिव स्टडी करने से क्या होगा, तुम्हारा आंसर ईजी वे में तैयार होगा। अगर इसको अलग अलग पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो करना क्या है बेटा, कंपैरेटिव स्टडी करो गैस फेज में और सॉलिड फेज में कि किसका डाइहेड्रल ज़्यादा होगा। तो एक का याद करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जा रहा है। तो तुम यहाँ देखो डाइहेड्रल एंगल इसमें ज़्यादा इसमें कम, इसमें HOO का बॉन्ड एंगल ज़्यादा इसमें कम, बॉन्ड लेंथ इसमें ज़्यादा गैस फेज में है यहाँ पे कम, यहाँ OH बॉन्ड लेंथ ज़्यादा यहाँ OH बॉन्ड लेंथ कम। तो इस तरह से अगर कंपैरेटिव तुम एक चार्ट बना के करते हो तो इस पर अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो।
तो ये है बेटा क्या, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है गैस फेज में, सॉलिड फेज में एट 1110 केल्विन पे हमने दिया है स्ट्रक्चर, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसका कंपैरेटिव अगर तैयारी करोगे तो तुमको दिक्कत नहीं होने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन में भी बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर डीप में अगर कोई सोचता है तो क्वेश्चन बनाएगा तो आप वहाँ पे गलत करने के चांसेस 100% होगा। तो आप थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, ठीक है बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हेडिंग क्या डलेगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, ठीक है। H2O2 का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज तुम लोग पढ़े होंगे किस में, रेडॉक्स रिएक्शन में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यानी खुद को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो H2O2 के पास दोनों ही प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडाइजिंग का भी एज वेल एज रिड्यूसिंग का भी, ठीक है। तो H2O2 की बात करोगे तो H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे लिख सकते हो H2O2 act as an oxidizing and reducing agent in both acidic and basic, और इसी को एल्कली भी बोल सकते हो, एल्कली मीडियम। तो H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक और अल्कली मीडियम, यानी H2O2 एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा और बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट अगर बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम के में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्या शो करेगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग में मतलब क्या हुआ बेटा, खुद को रिड्यूस होना। तो यदि हम बात करें H2O2 को, H2O2, ठीक है, एसिडिक मीडियम लिए हो, यानी एसिडिक मीडियम की बात करोगे तो 2H + 2 इलेक्ट्रॉन ये किस में कन्वर्ट होगा, H2O2 है, 2 एसिडिक मीडियम है, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम का मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, खुद को ये रिड्यूस होना। यदि H2O2 की बात करोगे, इस ऑक्सीजन पे क्या है, -1 चार्ज, इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, -2 चार्ज,
ऑक्सीजन पे -2, यानी क्या हुआ, खुद रिड्यूस हुआ तो सामने वाला को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, यानी एसिडिक मीडियम में ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी वाटर हमको मिलेगा। वाटर हमको मिलेगा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे इस पे क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पे, पेरोक्साइड लिंकेज है, माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज होने के कारण यहाँ -2 में कन्वर्ट हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो सामने वाला को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा। यदि हम बात करें 2Fe, एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, Fe+2, ठीक है, आयरन +2 का साल्ट है, इस आयरन +2 का साल्ट है, अगर उसका हम रिएक्शन करा दें H2O से एसिडिक मीडियम में प्लस H2O2, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन यानी खुद ये रिड्यूस होगा और उसके अपने काउंटर पार्ट वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी अगर एक्वस H2O2 डालते हो, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहां पे देखो आयरन जो था वो 2F3 खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, आयरन क्या किया, खुद को ऑक्सीडाइज किया, 2 से 3 के फॉर्म में चला गया, यानी फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो गया, और H2O2 किस में हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2H2O। यानी कि एसिडिक मीडियम की बात करोगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, तो एसिडिक मीडियम में हमको H2O मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आप कैसे पहचानोगे क्वेश्चन को कि कहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और कहाँ पे रिड्यूसिंग हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, यानी खुद रिड्यूस होगा, H2O2 पे -1 चार्ज है, यहाँ पे -2 और कम हो गया, यानी खुद रिड्यूस हुआ और सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट मीन इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। उसी तरह अगर बात करो लेड सल्फाइड, PbS लेड सल्फाइड है, इस लेड सल्फाइड का H2O2 से रिएक्शन करा दो एसिडिक मीडियम में, तो लेड सल्फेट बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। PbSO4 और वाटर निकलेगा, यानी क्या हुआ बेटा, H2O2 फिर से यहाँ H2O2 कन्वर्टेड इनटू वाटर, यानी ये रिड्यूस हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो रिडक्शन हो, यानी खुद को एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो ये एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो यहां पे हटाते हैं, फर्स्ट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ए हुआ। बी की अगर बात करेंगे, यहां पे बी की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम की बात करो तो रिड्यूसिंग यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2MnO4, ठीक है, का रिडक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में 6H प्लस H2O2, ठीक है, H2O2 यहाँ, तो ये जो कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस 8H2O, Mn2 प्लस 8H2O प्लस 5O2, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे KMnO4 पे माइनस है, ठीक है, KMnO4 यानी KMnO4 का साल्ट है, ये 1 माइनस है, यानी अगर बात करोगे तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम निकालोगे तो +7 है, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, चेंजेस +5 का आ रहा है, एसिडिक मीडियम में H2O2 है, H2O2 इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या हो रहा है 0, तो -1 से 0 इंक्रीज किया, यानी खुद ऑक्सीडाइज हुआ और सामने वाले को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, दैट मीन्स इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या किया, खुद को ऑक्सीडाइज करना और सामने वालों को रिड्यूस करना,
क्या हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब ये एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इंक्रीज करेगा, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और अपने काउंटर पार्ट को रिड्यूस करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी ये रिडक्स रिएक्शन है। तुम अगर रिडक्स रिएक्शन पढ़े होगे तो वहां पे देखोगे जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। तो H2O2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एंड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहा है, यानी ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो वही हमने देखा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एक्शन यानी रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना, तो उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो H2O2 क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो रिड्यूस हुआ, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ये रिडक्शन हो रहा है, और ये H2O2 -1 से 0 जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो खुद को ऑक्सीडाइज करना, सामने वाले को रिड्यूस करना, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम की, सी कैटेगरीज की बात करें यहाँ पे, या दूसरा एक और एग्जांपल ले लो इसमें, जैसे HOCl है, ठीक है, HOCl है, इसका रिएक्शन कराते हैं H2O2 से, ठीक है, तो क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे मिलेगा H3O प्लस क्लोराइड आयन प्लस O2, ठीक है। तो ये मिला हमको क्या, ये -1 से कहाँ जा रहा है, ये 0 में, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यानी यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट देखेंगे सी हो गया, डी की बात करेंगे। डी की अगर बात करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम की बात करो कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये 2Fe 2 प्लस H2O2, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग यानी ये खुद रिड्यूस होगा, तो खुद रिड्यूस होगा यानी 2Fe3 प्लस एंड ये OH माइनस, ठीक है, 2OH माइनस, यानी H2 -1 से -2 में जा रहा है, यानी रिड्यूस हुआ और इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में 2OH बन रहा है और एसिडिक मीडियम में H2O2 बन रहा था। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में, तो अगर Mn+2 है, ये H2O2 का रिएक्शन कराओगे तो किस में जा रहा है, बेसिक मीडियम में जा रहा है, तो Mn+4 में आएगा, Mn4+, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2OH माइनस में, यानी ये 2OH माइनस। तो मैग्नीज 2 से कितने में गया, 4 में, यानी चेंजिंग क्या हुआ, 4 का 2 का, ठीक है बेटा। H2O2 -1 से -2 में गया। तो इस तरह से तुम देख रहे हो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, किस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा। उसी तरह की बात करें रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, सॉरी ये सी था, ये डी हो जाएगा, ठीक है, यानी रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम की अगर हम बात करेंगे, यानी कि बेसिक मीडियम में कैसे काम करेगा, तो बेसिक मीडियम की अगर बात करोगे, यानी अगर बात करो ये आयोडीन है, ये H2O2 है,
प्लस OH माइनस, बेसिक मीडियम लिए हुए हो, तो बेसिक मीडियम लिए हुए हो तो ये 2I माइनस, ठीक है, ये O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, H2O2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2O2 ये क्या हुआ, -1 से यहाँ पे ये 0 में गया, ऑक्सीडाइज हुआ। I2 0 से किस में जा रहा है, 1 में जा रहा है, यानी 0 से 1 ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। उसी तरह अगर बात करोगे 2MnO4 पे माइनस H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है, या हम डायरेक्ट 3H2O2 ले लें तो क्या बन जाएगा बेटा, 2MnO2 प्लस O2 प्लस H2O प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो ये कंडीशन बन रहा है, यानी यहाँ पे भी देखोगे तो MnO4 7 से किस में जा रहा है, 4 में जा रहा है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O2, तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। तो इस तरह से एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को H2O2 क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, ब्लीचिंग एक्शन। सेकेंड जो में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो गया, सेकेंड देखेंगे ब्लीचिंग एक्शन। सेकेंड जो मेथड यूज है केमिकल रिएक्शन, वो क्या है बेटा, सेकेंड ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन की बात करोगे तो H2O2 एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि ब्लीच करना, यानी जो पेपर इंडस्ट्री जहां पेपर बनते हैं, ठीक है, या डाई इंडस्ट्री जहां पे कलर्ड होता है, उस कलर को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है H2O2 का, तो उसी को बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। ये कलर को एब्जॉर्ब करेगा और कलरलेस कर देगा, यानी कि जो तुम्हारा कलरफुल है उसको हटाने के लिए, कलर को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग एजेंट H2O2 का। ठीक है, यानी H2O2 एक्ट एज ए माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। यहाँ पे लिख सकते हो H2O2 एक्ट एज ए माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। mild bleaching agent, its bleaching action is due to its bleaching action is due to its oxidizing nature, oxidation reaction, due to the ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा निट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करोगे तो निट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछता है द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू द रिड्यूसिंग रिएक्शन, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तब होगा, या ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा तब होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होने के कारण, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण ये ब्लीचिंग एक्शन को शो करता है। उसी तरह SO2 भी ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, वहां पे वो रिड्यूसिंग नेचर होने के कारण शो करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे, ये थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। नीट के क्वेश्चन आप करोगे आज से 10-15 साल पहले तो आपको मिलेगा कि द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू द इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट्स रिडक्शन रिएक्शन, बोथ
नन ऑफ दिस, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण ये क्या ब्लीचिंग एक्शन को शो करता है, यानी इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो है वो इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ही है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें H2O2 जो होता है, ठीक है, H2O2 किस में कन्वर्ट होगा, वाटर एंड ऑक्सीजन में, यानी H2O प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसका ब्लीचिंग एक्शन है, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने के कारण ये क्या कर रहा है, ब्लीच करता है। अगर दूसरा एडिशन रिएक्शन की बात करोगे, थर्ड तो पढ़े ही हो, एडिशन रिएक्शन एल्कीन के साथ H2O2 पेरोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो H2O2 का रिएक्शन कराओगे यानी एल्कीन के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O2, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH2OH CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज है H2O2 का, जो कि आपको थोड़ा बहुत आपको दिमाग में रखना है। इनका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर एसिड और बेसिक मीडियम में इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या है, ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नॉट ड्यू टू इट्स रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे स्टोरेज ऑफ H2O2। हेडिंग क्या होगा, H2O2 जो है हाईली सेंसिटिव कंपाउंड है, यानी अगर इसको हीट मिल गया, थोड़ा सा भी अगर इसको कोई कैटलिस्ट मिल गया, थोड़ा सा भी इसको लाइट मिल गया, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, ये तुरंत डिकम्पोज होता है, इसलिए हाईली सेंसिटिव होने के कारण इसका स्टोरिंग जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी H2O2 की अगर बात करोगे बेटा, तो हाईली सेंसिटिव होता है अकॉर्डिंग टू हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, इवन मेटल के प्रेजेंस में। तो अगर इन सब चीज़ों में अगर उसमें थोड़ा सा भी कंटामिनेशन हो गया, इवन डस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। और जब H2O2 डिकम्पोज हो गया तो क्या होगा बेटा, उसका कोई क्या होगा, वैल्यू नहीं रहेगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी ही लॉस हो जाएगी। इवन मैंने अपने रिसर्च पीरियड में इस पर वर्क किया है। H2O2 की जो बोतल होता है वो प्लास्टिक का बोतल होता है और ब्लैक कलर का बोतल होगा। ठीक है, प्लास्टिक का बोतल होगा, ब्लैक कलर का बोतल होगा, और उसको हमेशा H2O2 को हम फ्रीजिंग करके रखते हैं, यानी फ्रिज में रखते हैं 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर हम उसको वाटर के, यदि हम उसको क्या करें, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रखेंगे, तो हाई हीट अगर उसको अगर मिल गया कहीं से भी तो डिकम्पोज हो सकता है। तो उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए उसका स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम उसको अगर क्या करें, ग्लास के अगर उसमें रखते हैं, पॉट में रखते हैं, तो ग्लास में क्या होता है बेटा, मेटल के सिलिकेट्स होते हैं, तो वो मेटल उससे क्या करेगा, कैटलाइज कर सकता है, और मेटल कैटलाइज करके उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होगा, उसमें रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है कुछ टाइम के बाद। इसलिए H2O2 का जो स्टोरेज है वो हम मेटल कंटेनर में, अरे उसमें ग्लास के कंटेनर में नहीं करते हैं, हम प्लास्टिक के कंटेनर में करते हैं, इनर्ट मटेरियल में करते हैं, ताकि वहाँ पे क्या हो, वो कुछ से रिएक्ट ना करे। और ब्लैक बॉटल में करते हैं ताकि वो क्या करे, उस पर अगर हीट पड़ता भी है तो ब्लैक होने के कारण उसको क्या करे, उसके पास ना पहुँचे। तो यही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें H2O2 के स्टोरेज की, तो हेडिंग डालोगे स्टोरेज ऑफ H2O2, स्टोरेज ऑफ H2O2। ठीक है बेटा, स्टोरेज ऑफ H2O2 की बात करोगे, H2O2 तो लिखोगे H2O2 slowly decompose on exposure to light।
ठीक है, यानी ये स्लोली क्या होगा बेटा, डिकम्पोज हो जाएगा H2O प्लस ये। दूसरा H2O2 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 cannot be stored in glass bottle because glass contain metal silicate और सिलिका, which decompose H2O2। ठीक है, थर्ड पॉइंट, H2O2 is stored in H2O2 is stored in wax line glass bottle, वैक्स लाइन ग्लास बॉटल और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क प्लेसेस। ठीक है, डार्क में रखेंगे सम amount of urea can be added to stabilize H2O2। यूरिया का कुछ पार्टिकल अगर डाल देंगे तो H2O2 को स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइजर की तरह काम करता है यूरिया। फिफ्थ की बात करोगे, kept away from dust because dust can induce explosive dust particle can induced एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये स्टोरेज की प्रॉपर्टीज़ है, यानी कहाँ स्टोर करोगे तो प्लास्टिक वेसल्स में करेंगे। यदि ग्लास का वेसल्स है तो उसको इनर कोटिंग जो होगा वो इनर पे जो कोटिंग हो वैक्स का हो, ताकि H2O2 डायरेक्ट ग्लास के कांटेक्ट में ना आए। यदि ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो ग्लास में क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, मेटल के सिलिकेट्स होते हैं, सिलिका होता है, उससे क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है या डिकम्पोज हो सकता है। हम डार्क प्लेसेस में रहेंगे, यदि ऑक्सीजन पड़ेगा तो क्या होगा, ये ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, और लो टेम्परेचर पे रखते हैं, केप्ट एट लो टेम्परेचर बिकॉज हीट सेंसिटिव होने के कारण थोड़ा भी अगर हीट मिलेगा तो ये पेरोक्साइड लिंकेज ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था क्या स्टोरेज हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्ट्रेंथ देखेंगे और इसका यूज देखेंगे कि यूज कहाँ पे है H2O2 का और स्ट्रेंथ क्या होता है। यानी अगर 10 वॉल्यूम H2O2 लिखा है, 30 वॉल्यूम H2O2 लिखा है, 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा है, इसका हम सिग्निफिकेंस क्या देखेंगे, ये क्या कहना चाहता है उसको क्या देखेंगे। तो उन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन चैप्टर। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। अब इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और NCERT को फॉलो करिए, बिकॉज NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर, उससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम होता है।
खासकर किसके लिए, नीट की जो प्रिपेयर्स कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं एंड आई होप आपको ये लेक्चर कुछ समझ में आया होगा और आपका जो टॉपिक होगा वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके बेटा, बाय बाय।